हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे बादशाहों की और उनकी बादशाहत की जो बहुत ही बड़ी थी और ऐसा हम कह सकते हैं कि वो 3 बर्रे आज़म तक फैली हुई थी। जी हाँ, तो आपको बताते चलें कि ये बात है पर्शियन एम्पायर के हवाले से और उसके बाद आने वाली एलेक्जेंडर एम्पायर के हवाले से। इस पे हम बात इसलिए करेंगे क्योंकि इनकी हुकूमत भी पाकिस्तान के कुछ खित्तों में आई है। तो सबसे पहले हमने पहले वाली वीडियो में ये भी कहा था कि पाकिस्तान में जिन की हुकूमत आई हैं उनके हवाले से हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं, इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे साइरस द ग्रेट यानी औरिश-ए-आज़म, जो पर्शियन एम्पायर का पहला बादशाह था। और इसके बारे में बताया जाता है भेड़ बकरियां पाला करते थे, लेकिन आसपास के खित्ते जो थे उन्होंने जो है वो जंगों के ज़रिए से फ़तह किए थे। पर्शियन एम्पायर जो है वो फ़ारस, कदीम नाम इनका फ़ारस भी है। ईरान का मतलब है कि आर्यन की सरज़मीन। और ये आर्यन कौन थे हम आपको पहले ही बता चुके हैं दूसरी वीडियो में। साइरस द ग्रेट ने मेडिनिया, लीडिया और बाबुल को फ़तह किया था और उन पे अपनी हुकूमत जमाई थी। इन सब को फ़तह करने के बाद साइरस ने आगे जाने का सोचा और लीडियंस, बेबीलोन्स एंड जो है वो मीडियंस, उनको भी जो है वो इन्होंने फ़तह किया था। इन्होंने जो है वो कैपिटल बनाने का सोचा, तो बेबीलोन्स कहा जाता है कि सबसे हसीन तरीन शहर था, बनाया गया था इसको, और इसी को जो है वो उन्होंने कैपिटल का नाम दिया यानी कि दारुल हुकूमत। उसके बाद इन्होंने जो है वो यानी कि साइरस कोरेश-ए-आज़म ने इजिप्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन और जो है वो मेसोपोटामिया पर हमला किया और बन गया दुनिया का सुपर पावर, उस दौर का सुपर पावर बन गया। और ये वाहिद मुल्क था यानी कि वाहिद बादशाह था जिन्होंने जो है वो 3 बर्रे आज़म पर हुकूमत की है। यहाँ के लोगों को आर्किटेक्चर और बहुत से ऐसे जो है वो काम आया करते थे। लेकिन आपने ये बात तो सुनी होगी, हर एक चीज़ का ज़वाल आता है, और यानी कि कोरेश-ए-आज़म पर्शियन एम्पायर के हवाले से भी कहा जाता है कि इनका भी ज़वाल आया था। जब इनकी हुकूमत तीसरे बादशाह जक्सिस ने 480 बीसी में ग्रीस में एक नाकाम हमला किया और उनकी पूरी फ़ौज जो है वो बिखर गई। इस जंग को जो है वो बैटल ऑफ प्लेटिया भी कहा जाता है। उसके बाद कहा जाता है कि कभी भी पर्शियन एम्पायर ने ग्रीस पर हमला नहीं किया। यहाँ पे काशी का दौर, और ये भी दुनिया की कदीम तरीन कौम है यानी कि 625 ईस्वी में आबाद किया गया। आखिरी हुकूमत दारा सोम की थी, 336 से 330 कबल मसीह तक हुकूमत थी। के बाद हम बात करेंगे सिकंदर आज़म यानी कि अलेक्जेंडर द ग्रेट। इसके बारे में कहा जाता है कि 334 में दाराए दानिया दरियाए नील के किनारे ईरानी फ़ौज का मतलब यहाँ के पर्शियन एम्पायर की फ़ौज को शिकस्त दी। 1 साल के अंदर सिकंदर आज़म यानी कि अलेक्जेंडर एम्पायर ने 3 और इलाकों पर हमला किया और उसने शाम जाने का सोचा। एसिस के मकाम पर दूसरा बड़ी जंग हुई और उस वक्त के हाकिम दारा की माँ, बीवी और 2 बेटियों को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर आज़म ने ताहिर जाने का सोचा। ताहिर आया और उसके बाद ये बताया जाता है कि ताहिर बहुत ही जो है वो डिफेंस तरीके से बनाया गया था और उस पर हमला करना और उसको फ़तह करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन सिकंदर आज़म ने 7 माह की मशक्क़त के बाद उसको फ़तह किया। सिकंदर आज़म ने ताहिर को फ़तह करने के बाद फ़लस्तीन और फिर इजिप्ट आए और उसको भी फ़तह किया। और आखिरी जंग जिसे हम कहें कि गोगा मैल के मकाम पर दारा और सिकंदर के दरमियान जंग हुई। इसके बाद दारा को शिकस्त हुई और सिकंदर आज़म यानी कि अलेक्जेंडर एम्पायर का सिस्टम शुरू होता है। हम कह सकते हैं कि पर्शियन एम्पायर का यहाँ पर ख़ात्मा हो गया था और फिर सिकंदर आज़म की यहाँ से बादशाहत शुरू होती है। अरस्तु का शागिर्द सिकंदर आज़म बहुत से कमालात का माहिर था, बहुत ही महारत हासिल थी। सासानी
حکومت یہاں کی دوسری بڑی حکومت تھی۔ پنجاب اور سکندر اعظم نے آگے جانے کا سوچا، یعنی کہ سندھ کو عبور اور آگے انڈیا میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ پنجاب کے دریائے جہلم کے کنارے مہاراجہ پورس نے 200 کے قریب ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ سکندر اعظم سے جنگ کی، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ جنگ سکندر اعظم ہار گئے تھے، اور اس کے بعد وہ ایران واپس لوٹ گئے، اور کچھ جو ہے وہ دریائے سندھ کے ذریعے سے اور کچھ جو ہے بلوچستان کے علاقوں کے ذریعے سے ایران واپس لوٹے تھے۔ اور آگے چلتے ہوئے راجہ پورس کی فوج اپنے ہی فوج کی بھاگ دوڑ سے ہلاک ہو گئی، اور پورس کو سکندر اعظم کے سامنے پیش کیا گیا، یعنی کہ راجہ پورس کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ سکندر نے کہا تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو پورس نے کہا جو بادشاہ بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ سکندر اعظم نے جو راجہ پورس نے ایسی بات کہی تو اس کے بعد سکندر اعظم نے راجہ پورس کو رہا کر دیا، چھوڑ دیا۔ الیگزینڈر دی گریٹ یعنی کہ سکندر اعظم کا خاتمہ کس طرح ہوا؟ ان کی بادشاہت کا ان کے 3 جو ہے وہ ان کو حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ نمبر 1، کہا جاتا ہے کہ فوج کے اندر سے مخالفت ہوئی۔ دوسرا، سامان پہنچانے کا مسئلہ ہوا کرتا تھا، جب یہ انڈیا کو فتح کرنے نکلا تو وہاں پر سامان لے جانے اور جانے کا مسئلہ ہوا۔ اس کے بعد جو تیسری ہے وہ موسم اور سردی اور گرمی کا تھا، یعنی کہ وہ جہاں بھی جایا کرتے تھے وہاں کی الگ ہی موسمات ہوا کرتی تھی، ویدر ہوا کرتا تھا۔ اور کچھ آپ کو اگر کچھ الیگزینڈر اور پرسی نمبر کے بارے میں پتہ ہے تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی اور یوٹیوب سے جاننے کی کوشش کی، اور آپ کو یوٹیوب پہ ہی بتا رہے ہیں، لیکن ہم نے مختلف ویڈیوز کو دیکھا اور جانچا، اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ آپ کے لیے ایک چھوٹی سی ویڈیو کا انتخاب کیا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور کون کون سی اس میں غلطیاں ہیں، ہو سکتا ہے کچھ مسٹیکس بھی ہوں، آپ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت